ये कहानी एक बड़े घर से शुरू होती है जहाँ टोनी नाम का लड़का रहता था। टोनी की माँ उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती थी, जो एक जिनी थी। टोनी का पिता निक पिछले 3 महीनों से लापता था और इस बात से वो काफी उदास था। अब वो जिनी से बटर मांगता है और जिनी उसी पल बटर हाजिर कर देती है। अब वो जिनी से कहता है, मॉम जे छोटे मोटे जादू करना बंद करो, अब आप बड़े जादू से डैड को यहाँ हाजिर करो। इस पर जिनी उसे समझाती है कि मुझे पता था कि बटर कहाँ है, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे सामने हाजिर कर दिया। मैं सिर्फ उन्हीं चीजों को तुम्हारे सामने हाजिर कर सकती हूँ जिनके बारे में मुझे पता होता है कि वो कहाँ पर हैं। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं, इसलिए मैं उन्हें हाजिर नहीं कर सकती। ये सुनकर टोनी और भी उदास हो जाता है, जिसके बाद जिनी कहती है, मैं कल फिर से तुम्हारे डैड के ऑफिस जाऊंगी। अगर मुझे पता चल गया कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं, तो मैं अपने जादू से उन्हें तभी घर ले आऊंगी। अगले ही दिन जिनी नासा के जनरल वेस्कॉट से जाकर मिलती है। दरअसल जिनी का पति निक नासा में काम करता था और वेस्कॉट उसका बॉस था। कुछ महीने पहले वो नासा के किसी खुफिया मिशन पर गया था और उसके बाद से ही वो गायब था। जिनी वेस्कॉट से निक के बारे में पूछती है, लेकिन वेस्कॉट कहता है वो जल्द ही वापस लौट आएगा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। वेस्कॉट हमेशा यही जवाब देकर जिनी को चलता कर देता था। अब चलते हैं जिनलोक में, जहाँ जिनी की छोटी बहन रेड समीर से बातें कर रही थी। समीर जिनलोक का मास्टर जिन था और हर जिनी को उसकी बात माननी ही पड़ती थी। रेड उसे बताती है कि मेरी बहन जिनी का मास्टर कई महीनों से गायब है। दरअसल जिन लोग का नियम था कि सिर्फ वही जिनी पृथ्वी पर रह सकती है जिसके पास उसका मास्टर हो। अगर किसी जिनी का मास्टर गायब हो जाए या फिर मर जाए तो उस जिनी को वापस जिनलोक आना पड़ता था। रेड अपनी बड़ी बहन जिनी से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि रेड तभी पृथ्वी पर रह सकती थी अगर जिनी जहाँ जिनलोक में रहे। जिनलोक का ये भी नियम था कि 2 जिन बहनें एक साथ पृथ्वी पर नहीं रह सकती थी। ये नियम समीर ने ही बनाया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिनलोक खाली हो जाए। हालांकि दूसरी बहन पृथ्वी पर घूमने जा सकती थी, लेकिन उसे थोड़ी देर बाद वापस जिनलोक आना होता था। थोड़ी देर बाद समीर जिनी के घर आता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। अब समीर कहता है, मुझे पता चला है कि तुम्हारा मास्टर 3 महीनों से गायब है। इसका मतलब तुम यहाँ बिना मास्टर के रह रही हो। अब तुम्हें वापस जिनलोक चलना होगा मेरी बच्ची। लेकिन जिनी कहती है कि उसका मास्टर जल्द ही वापस आ जाएगा, वो मुझे कभी ना छोड़कर जाए, इसलिए तो मैंने उससे शादी की थी। मगर समीर उसकी कोई बात नहीं सुनता, जिसके बाद जिनी उसकी काफी मिन्नतें करती है कि वो जल्द ही अपने मास्टर को ढूंढ लेगी। समीर एक रहमदिल जिन था और वो जिनी को अपनी बेटी जैसी मानता था। जिनी के बार बार मिन्नतें करने पर वो कहता है, मैं तुम्हें 2 हफ्तों का और समय देता हूँ ताकि तुम अपने मास्टर को ढूंढ सको। अगर वो तुम्हें नहीं मिला तो 2 हफ्ते पूरे होने के बाद मैं तुम्हें आधी रात को वापस जिनलोक ले जाऊंगा। उसके जाने के बाद जिनी फैसला करती है कि अगर वो अपने परमानेंट मास्टर निक को नहीं ढूंढ पाई तो वो अपने लिए किसी को टेम्परेरी मास्टर बना लेगी। दरअसल कई साल पहले निक को एक प्राचीन लैंप मिला था और इस लैंप में जिनी रहती थी। निक जैसे ही इस लैंप को खोलता है तो जिनी आजाद हो जाती है और निक उसका मास्टर बन जाता है। कुछ महीनों बाद जिनी और निक आपस में शादी कर लेते हैं और फिर वो टोनी को गोद ले लेते हैं। वैसे टोनी एक कॉलेज में पढ़ता था और वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। इसी कॉलेज में सैम नाम का एक प्रोफेसर था जिसका टोनी पसंदीदा स्टूडेंट था। वो अक्सर ही टोनी से निक के बारे में पूछता रहता था, जिसके जवाब में टोनी कहता था कि वो जल्द ही लौट आएंगे। कई दिन बीत जाने के बाद भी जिनी को निक की कोई खबर नहीं मिलती, जिसके बाद वो अपने लिए टेम्परेरी मास्टर ढूंढने का फैसला करती है। इसी दौरान वो एक बार में आती है ताकि उसे जहाँ कोई मास्टर मिल सके। जिनी का मास्टर सिर्फ आदमी ही बन सकता था जिसकी उम्र 21 साल से ज्यादा हो और जिसकी शादी न हुई हो। मास्टर चुनने के सारे नियम जिन लोगों के अनुसार हैं। इसी क्लब में उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम विल था। विल की उम्र 21 साल से ज्यादा थी और उसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। इसी क्लब में जिनी की छोटी बहन रेड भी पहुंच गई थी, जो एक कोने में बैठी थी। रेड ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जिनी को उसका मास्टर मिले, क्योंकि अगर जिनी को मास्टर मिल गया तो रेड को जिनलोक में ही रहना पड़ेगा। अचानक रेड अपने जादू से एक औरत को प्रकट करती है जो विल को अपना पति बता रही थी। वो विल के पास आकर उस पर वार करती है और फिर उसे बेहोश कर अपने साथ ले जाती है। जिनी को लगा कि विल शादीशुदा था, मगर सच तो सिर्फ रेड ही जानती थी कि उसने जिनी को धोखा दिया था। कुछ दिनों बाद जिनी टोनी से कहती है, तुम आज बाहर खाना खा लेना क्योंकि मुझे आने में देरी हो जाएगी। मैं आज मैराथन दौड़ में जा रही हूँ जहाँ बहुत सारे आदमी होंगे। मुझे उम्मीद है कि आज मुझे नया मास्टर मिल जाएगा।
होगा। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद जिनी मैराथन दौड़ में भाग लेने के लिए एंट्री करवाती है। एंट्री करवाने के बाद वो भी दौड़ने लगी थी और उसे रास्ते में कई आदमी मिलते हैं। वो उनसे बातें करने की कोशिश करती है ताकि उनके बारे में जानकर उनमें से किसी को अपना मास्टर बना सके। उधर रेड टोनी के पास आकर उसे बताती है कि मैं जिनी की बहन हूँ। इसके बाद वो उसे एक कैबिन में लेकर आती है जो शहर से काफी दूर था। रेड उसे बताती है कि जिनी भी जहाँ आने वाली है और वो हम दोनों को जहाँ देखकर बहुत खुश होगी। दूसरी तरफ जिनी कई आदमियों से बात करने की कोशिश करती है मगर सभी का ध्यान दौड़ पर था, इसलिए कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। थक हार कर जिनी अपने घर वापस लौट आती है और घर में आकर टोनी को पुकारती है मगर उसका बेटा टोनी तो रेड के साथ था। कुछ देर बाद जिनी पुलिस के पास आकर कहती है कि मेरा बेटा टोनी लापता है। पुलिस उससे कहती है कि तुम्हारा बेटा अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होगा, लेकिन जिनी उनकी बात नहीं मानती और उन्हें टोनी की तस्वीर देकर वहाँ से चली जाती है। उधर रेड ने टोनी को एक लैंप में कैद कर दिया था और फिर कहती है मैं काफी समय से पृथ्वी पर हूँ और अब मुझे जाना होगा। अगर मैं वापस नहीं गई तो मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। इतना कहकर वो लैंप को टेबल पर रखकर गायब हो जाती है। दरअसल रेड चाहती थी कि जिनी को कभी नया मास्टर न मिले, इसलिए उसने जानबूझकर टोनी को अगवा किया था ताकि जिनी मास्टर की जगह टोनी को ढूंढने में लग जाए। इसी दौरान टोनी किसी तरह लैंप तोड़कर बाहर निकल आता है। अब वो जैसे ही कैबिन से बाहर निकलता है तो उसे एक ट्रक दिखाई देता है। वो ट्रक से लिफ्ट ले लेता है जो किस्मत से उसी शहर जा रहा था जहाँ टोनी को जाना था। वैसे ये ट्रक दो चोरों का था और उनकी बातों से टोनी को उन पर शक हो जाता है। दूसरी तरफ जिनी टोनी के कॉलेज में आकर प्रोफेसर सैम से मिलती है। वो आकर उससे कहती है मैंने टोनी के सभी दोस्तों से पूछ लिया लेकिन किसी को टोनी के बारे में नहीं पता। उसकी पूरी बात सुनकर सैम उसकी मदद करने का फैसला करता है। उधर पुलिस को एक ट्रक की सूचना मिलती है जिसे दो चोर चला रहे थे। पुलिस को इन दोनों चोरों की काफी समय से तलाश थी और वो उनके साथ तीसरे लड़के को देखकर हैरान होती है मगर पुलिस को जल्द ही पता चल जाता है कि ये तीसरा लड़का टोनी है और अब वो चोरों के कब्जे में है। थोड़ी ही देर बाद पुलिस जिनी के घर आकर उसे बताती है कि टोनी दो चोरों के कब्जे में है और वो जल्द ही उन्हें ढूंढ लेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद जिनी और सैम भी चोरों को ढूंढने का फैसला करते हैं। अब दोनों चोर टोनी को डरा धमकाकर उससे उसके बारे में पूछते हैं, जिसके बाद टोनी उन्हें बताता है कि मेरे पिता वेस्कॉट के लिए काम करते हैं। वेस्कॉट का नाम सुनते ही चोरों की आंखों में चमक आ गई थी क्योंकि उन्हें पता था कि वेस्कॉट के पास नासा की काफी खुफिया जानकारी होती है। अब वो टोनी से पूछते हैं कि क्या तुम कभी वेस्कॉट के ऑफिस में गए हो? तो टोनी कहता है कि मैं तो कई बार वहाँ गया हूँ। अब चोरों ने फैसला कर लिया था कि वो टोनी की मदद से वेस्कॉट के ऑफिस में जाएंगे और वहाँ से खुफिया फाइल्स चुराकर उन्हें बाद में बेच देंगे। दूसरी तरफ जिनी पुलिस की गाड़ी में आ गई थी और तभी पुलिस को सूचना मिलती है कि दोनों चोर वेस्कॉट के ऑफिस की तरफ गए हैं। जिनी उनकी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो पुलिस की गाड़ी के टायर में से हवा निकाल देती है। अब जिनी सैम के पास आ गई थी और उसे जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठने को कहती है। उधर टोनी दोनों चोरों को लेकर वेस्कॉट के ऑफिस में आ गया था। देर रात होने के कारण पूरा ऑफिस खाली था, इसलिए वो तीनों जहाँ आसानी से दाखिल हो जाते हैं। इसी बीच टोनी चालाकी से ऑफिस का अलार्म ऑन कर भाग जाता है, जिसके बाद वो दोनों चोर डर गए थे। अब वो दोनों चोर गुस्से में आकर टोनी को ढूंढने लग जाते हैं ताकि उसे मार सके। टोनी उनसे छुपने की काफी कोशिश करता है मगर ये दोनों उसे जल्द ही ढूंढ लेते हैं। अब टोनी की जान खतरे में थी और तभी वहाँ जिनी आ जाती है। दोनों चोर उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं मगर जिनी अपने जादू से उन्हें सफल नहीं होने देती। वो उन दोनों को एक कपड़े में कैद कर हवा में लटका देती है, जिसके बाद टोनी उसके पास आता है। टोनी को सही सलामत देखकर वो बहुत खुश होती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद अब टोनी अपने घर पहुँच चुका था और जिनी सैम को विदा कर रही थी। सैम के चले जाने के बाद जिनी का ध्यान टाइम पर जाता है, जिसे देखकर वो टोनी से कहती है अब मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और 5 मिनट के बाद मुझे वापस जिनलोक जाना होगा। ये सुनकर टोनी बहुत हैरान होता है और वो जिनी से कहता है मुझे तो लगा कि तुमने सैम को नया मास्टर बना लिया है क्योंकि उसने अभी तक शादी नहीं की। ये सुनकर जिनी काफी हैरान होती है मगर अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि सैम तो वहाँ से चला गया था। अब टोनी और जिनी बहुत दुखी थे, जबकि जिनलोक में बैठी रेड अपनी बहन की हार से बहुत खुश होती है। अब जिनी टोनी से हमेशा हमेशा के लिए विदा लेने ही वाली थी कि तभी उनके कानों में सैम की आवाज पड़ती है। दरअसल सैम अपनी गाड़ी की चाबी अंदर
अंदर ही भूल गया था। वो जैसे ही अंदर आता है तो जिनी उसे समझाने लग जाती है कि मैं एक जिनी हूँ और मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। वो उसे यकीन दिलाने के लिए उस पर पैसों की बारिश भी करती है, मगर सैम को अभी भी उस पर यकीन नहीं होता। आखिर में जिनी उसे रोक कर कहती है, एक बार सिर्फ टोनी के लिए कह दो कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। ये सुनकर सैम उसकी बात मान जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। सैम ने समय रहते ये बात कह दी थी, जिस कारण जिनी जिन लोक जाने से बच जाती है। कहानी के आखिर में जिनी को अपना नया टेम्परेरी मास्टर मिल गया था। अब वो जब भी जिनी को याद करेगा तो जिनी कहेगी, हुक्म मेरे आका। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।